students, welcome to my channel Masal Putri Education. I hope you and your family members all are healthy and safe. So, आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10th का द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट है। हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्रिंट रेवोल्यूशन। हमने देखा कि कैसे मशीनरी के थ्रू जो प्रोडक्शन था वो फुलफ़िल करने लगा था डिमांड, जो कि रीडिंग डिमांड थी लोगों की, वो कंप्लीट होने लगी थी। और धीरे धीरे लोगों में जो आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे थे और लोग अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा पा रहे थे। प्रिंट कल्चर, प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में हमने बात करी। आज हम बात कर रहे हैं द रीडिंग मानिया। रीडिंग मानिया का मतलब होता है, रीडिंग आप जानते हैं, मानिया का मतलब होता है नशा, एक तरीके से पढ़ने का नया शौक, ठीक है, लोगों के बीच में। और ये कैसे आया, यहाँ पर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्लियर है कि आप जानते हैं कि जो पुराना यूरोप था 15, 16, 17, 18 सेंचुरी तक भी हम कह सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लो लिटरेसी रेट था। तो आप देखिए थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट्स वेंट अप। यहाँ पर बताया कि 17th और 18th सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था यूरोप में वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। और ये किसके थ्रू बढ़ने लगा, जो चर्चेज थे, जो चर्च थे, अलग अलग डिनोमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग संप्रदाय। जैसे कि आप जानते हैं रोमन कैथोलिक जो धर्म था, रिलीजन था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक प्रोटेस्टेंट और एक रोमन कैथोलिक, है ना। तो ऐसी अलग अलग टाइप के कई सारे संप्रदाय थे। यहाँ पे यही बात की गई है कि जो चर्चेस थे उन अलग अलग डिनोमिनेशन की उन्होंने अपने अपने स्कूल सेटअप करे। कहाँ पर, स्पेशली विलेजेस में। और वहाँ पर वो क्या चाहते थे कि जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उन तक एजुकेशन पहुँचाई जाए, या उनका लिटरेसी रेट उनको लिटरेट किया जाए और लिटरेसी रेट हाई किया जाए। अब देखिए कि हुआ क्या, 18th सेंचुरी के एंड तक यूरोप के कई पार्ट में जो लिटरेसी रेट था वो वास्तव में 60 से 80% पहुँच गया। और आप देख सकते हैं कि लिटरेसी जो थी और स्कूल पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुके थे, खुल चुके थे, और लिटरेसी भी बढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि एक रूप से वर्चुअल रीडिंग मानिया, एक तरीके से यथार्थ वास्तविक रूप में पढ़ने का एक नशा सा लोगों के बीच में बन चुका था, एक माहौल बन चुका था। और लोग क्या आप चाहते थे, लोग जब पढ़ना चाहते हैं तो उनको बुक्स की ज़रूरत होगी, तो वो बुक्स चाहते हैं। और जो प्रेसें हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो क्या कर रही हैं, बुक्स को बड़ी हाई लेवल पर या इंक्रीजिंग नंबर में प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, पहले पार्ट में ये बताया गया है। दूसरे में आप देखेंगे कि देखिए जब जो बुक्स हैं वो भी एक नए पॉपुलर फॉर्म में प्रिंट होने लगी, और ये स्पेशली ऑडियंस को टारगेट करती थी। जो उनके कस्टमर थे उनके नीड के अकॉर्डिंग ये बुक्स प्रोड्यूस की जाने लगी अब। ठीक है, जो बुक सेलर थे वो अब क्या करने लगे हैं कि अपने अंडर में कुछ ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने लगे हैं, रखने लगे हैं, जैसे पैडलर, जो पैदल जाके छोटा मोटा अमाउंट में बुक्स को गांव गांव में बेचते थे। बोल भी रहा है कि हु रोम्ड अराउंड द विलेजेस, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में बुकों को ले जाकर उनको बेचते थे। वहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि देखिए देयर वर एल्मेनेक्स। एल्मेनेक्स का मतलब होता है पंचांग एक तरीके का, जैसे कि हमारे कैलेंडर वगैरह आते हैं, वो बोला गया है। बैलेट्स जैसे कि प्रेम गीत, ठीक है, लव सॉन्ग जिसे आप कह सकते हैं, फॉक टेल्स पुरानी कथाएं, इस तरीके की जो बुक प्रिंट होने लगी तो लोग पसंद करते हैं खाली टाइम पे इन चीज़ों को पढ़ना उस टाइम पर। ठीक है, जैसे कि आप आजकल म्यूजिक देखना पसंद करते होंगे, मूवी देखना पसंद करते होंगे यूट्यूब वगैरह में मोबाइल के थ्रू, द सेम थिंग उस टाइम पर लोग बुक्स के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ना पसंद करने लगे। देखिए अभी क्या है कि जो रीडिंग थी, जो रीडिंग मैटर था, वो अदर फॉर्म में लार्जली ज़्यादातर फोकस कर रहा था एंटरटेनमेंट को। ठीक है, और ये ज़्यादातर ऑर्डनरी रीडर, जो कि एक तरीके से सामान्य पढ़ने वाला आम आदमी है, उस तक भी पहुंच चुकी है। और इंग्लैंड में तो देखिए ये जो बुक्स थी, इसे चैप बुक कहा जाता था। चैप बुक मतलब छोटे आकार की बुक, जिसे पॉकेट साइज बुक कह सकते हैं, आप जेब में रख सकते हैं, और जो कि एक पेनी में, मतलब कि 1 रुपये में, कुछ पैसों में आपको मिल जाएगी।
और ये कौन कौन देते थे, जैसे पैडलर वगैरह आप देखते हैं ना रोडवेज की बसों में, कहीं कहीं कभी आपने सफ़र किया होगा तो उसमें बेचने वाले लोग आते हैं। उस तरीके से इंग्लैंड में जो छोटी बुक मिलती थी, छोटी और सस्ती बुक मिलती थी पॉकेट साइज, उसे क्या बोला जाता था, चैप बुक। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज चैप बुक, तो आप बता देंगे इंग्लैंड में ये फॉर कुछ पैसों में मिलने वाली छोटी पॉकेट साइज बुक को ही क्या बोला जाता था, चैप बुक। जिससे क्या था कि ये देखिए कह भी रहा है कि एंड सोल्ड फॉर अ पेनी सो द इवन द पुअर कुड बाय देम। ये इसलिए था कि जिससे गरीब इंसान भी इन बुक्स को खरीद सके। ऐसे ही देखिए इंग्लैंड की तरफ फ्रांस में क्या था, फ्रांस में एक जो बुक थी, बुक आती थी बिलियोथिक ब्लू के नाम से, विच वर लो प्राइज्ड स्मॉल बुक प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन अ चीप ब्लू कवर। कह रहा है कि ये एक ऐसी बुक होती थी जो कि बहुत ही सस्ते और बहुत ही ख़राब क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट होती थी, जिसे एक ब्लू कलर के इसमें एक ब्लू कलर का कवर लगा रहता था, जिसे इसीलिए इसको बोला जाता था बिलियोथिक ब्लू के नाम से इसे जाना जाता था। और इनमें क्या लिखी रहती है, ये कुछ 4-5 पेजें होते थे इसमें, देखिए 4 to 6 पेजेस होते थे, और ये ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती है, रोमांटिक स्टोरीज वगैरह इसमें होती थी। ठीक है, एज द मोर सब्सटेंशियल हिस्टोरिकल नीड होती थी, जो पुरानी हिस्ट्री होती थी, पुराने लोगों का रहन सहन होता था, वो सब इसमें लिखा रहता था। विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट। ठीक है, बुक्स वर ऑफ द वेरियस साइज सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पज एंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि अब मार्केट में कई तरीके की बुक्स थी, अलग अलग तरीके की बुक्स थी, अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अलग अलग टॉपिक के ऊपर बुक्सें आ चुकी थी। जैसे कि आज आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल्स या इंटरनेट में अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सेम वही बुक्स में था उस टाइम पर। अगला टॉपिक अगर आप देखें तो देखिए अब क्या था कि पीरियोडिकल प्रेस का मतलब कि जो महीने या 2 महीने में या 6 महीने में अपनी कुछ बुक्स निकालती है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में ऐसी पीरियोडिक प्रेस डेवलप होने लगी थी, जो क्या करती थी, कुछ समय तक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती थी और करंट अफेयर्स को कलेक्ट करती थी, एंटरटेनमेंट की चीज़ों को कलेक्ट करती थी, और फिर अपना न्यूज़पेपर, जर्नल या जो भी उनकी मैगजीन वगैरह होती थी उसको प्रिंट करके या न्यूज़ को निकालती थी, जिससे लोग उन चीज़ों को खरीदते थे। अब देखिए कहीं ना कहीं बुक से लेकर अब देखिए न्यूज़पेपर आने लगे, मैगजीन आने लगी है ना, करंट अफेयर का मैटर आने लगा, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कहने का मतलब है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। देखिए सिमिलरली अब क्या है कि जो आप अब न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, उनमें जो है साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, नाउ बिकम मोर एक्सेसिबल। अब आप किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी को या उसके एक्सपेरिमेंट को बड़े इजीली एक्सेस कर सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। या फिलोसफर हैं जैसे जीन जैकस रूसो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, इनके जो भी थॉट्स थे वो इजीली लोगों तक पहुंचने लगे। और जो साइंस से रिलेटेड जिनको इंटरेस्ट होता था उन लोगों तक भी ये चीज़ें लगे मिलने लगी। देखिए कह भी रहा है कि एंशिएंट मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट, जो कि मिडिवल या पुराने ज़माने का जो साइंटिफिक टेक्स्ट था उसको भी प्रिंट किया जाने लगा, इकट्ठा किया जाने लगा और पब्लिश किया जाने लगा। लोगों को मैप और द साइंटिफिक डायग्राम देखना पसंद है आने लगा। ठीक है, और तो जो जैसे कि देखिए उस टाइम पे इसाक न्यूटन है, उनकी जो प्रिंटेड डिस्कवरीज हैं उनको प्रिंट करना, उनको लोगों को पढ़ने की एक इच्छा होती थी उसके अंदर, जिनको साइंस में इंटरेस्ट था। ऐसे ही कई सारी चीज़ें साइंटिफिकली माइंडेड रीडर इन चीज़ों को पढ़ते थे। द राइटिंग ऑफ थिंकर्स जैसे वॉल्टेयर है, रूसो है, इनके वाइडली इनके आइडियाज़ जो थे लोगों तक पहुंचने लगे। और यही रीज़न है, माना भी जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। अब देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर अगला नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ट्रेम्बल का मतलब होता है कहीं ना कहीं भयानक, घबराहट, डर, है ना। और टायरेंट का मतलब होता है तानाशाही एक तरीके से, है ना, तानाशाह जो निरंकुश शासन होता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होने लगा। देखिए जब थिंकर्स की बातें लोगों ने सुनी, रूसो ने तो कई सारे सिद्धांत दिए, देखिए 1 वोट 1 पीपल 1 राइट की बात करी, 1 वैल्यू की बात करी, है ना, इक्वालिटी की बात करी, फ्रीडम की बात करी, ठीक है, लिबर्टी की बात करी। तो वो सब जब आइडियाज़ लोगों के बीच में जाने लगे तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे किसके ऊपर, जो रॉयल पावर है या जो किंग है, ठीक है, जो मोनार्च है,
और जो एकदम भयानक समय है उस टाइम का, उनकी जो जो रीतियां हैं उनके ऊपर लोग क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। कह रहा था बाई मिड 18th century there was a common conviction that books were the mean of spreading progress and enlightenment। लोगों का एक कॉमन फेथ था, एक भरोसा था, एक विश्वास था कि जो बुक्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक प्रोग्रेस लेके आ रही हैं और एक नया उजाला लेके आ रही हैं, एलाइटमेंट लेके आ रही हैं दुनिया में, है ना। और मैनी बिलीव्ड, कई लोग तो ये मानते थे कि ये पूरी दुनिया को बदल सकती हैं बुक्स, ठीक है। और जो लिबरेट सोसाइटी थी वो क्या करने लगी, क्रिटिसाइज करने लगी डेपोस्टिज्म, तानाशाही को, है ना, और उस भयानक समय को, है ना। हेराल्ड टाइम बोल रहा है, ठीक है। रीजन एंड इंटेलेक्ट वर्ड रूल। और यहाँ पर लोग ये भी कहने लगे कि लोग तर्क देने लगे, लोग तर्क करने लगे, ठीक है। लुइस सेबेस्टियन मार्शियर ने तो एक बात भी कही, वो जो कि एक नोवेलिस्ट था, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। उसने 18th सेंचुरी में फ्रांस की बात कर रहा है, ये फ्रांस का था, ये नोवेलिस्ट था फ्रांस का। और इसने डिक्लेयर किया था कि द प्रिंटिंग, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, हु टोल्ड दैट दिस लाइन, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेपोस्टिज्म अवे। इसने एक बात कही थी कि ये बहुत बड़ा इंजन है बुक्स, जो कि तानाशाही को दुनिया से ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ। इन मैनी ऑफ मार्शस नोवेल, जो भी उसने नोवेल्स लिखी थी, उसमें ऐसे ऐसे हीरोज़ दिखाए जाते थे जिसमें वो बुक्स को खा जाता था या पढ़ पढ़ लेता था, या बुक्स में एकदम समा जाता था बुक को पढ़ते पढ़ते, और उसके अंदर इतनी पावर और नॉलेज आ जाती थी कि वो बुक्स की दुनिया क्रिएट कर देता था और लॉस्ट हो जाता था और बिकम एलाइटेंड इन प्रोसेस, और वो पावरफुल हो जाता था और दुनिया को बदलने लगता था। देखिए यहाँ पर कह भी रहा है, कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट ब्रिंगिंग एलाइटमेंट एंड द डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेपोस्टिज्म, जो किंग वगैरह को ख़त्म करता था, या तानाशाह जो किंग होते थे उनको ख़त्म करता था, मोनार्की को ख़त्म करता था। इसीलिए मार्सियर ने इस चीज़ को प्रोक्लेम्ड किया है। उसने ये कहा, ये भी आता है, ये दो दो बातें कही है। देखिए मार्सियर ने फिर इस बात को इसीलिए कहा कि ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक्स जब आई तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर एक घबराहट थी, एक एक तानाशाही को ख़त्म करने के ऊपर था, वर्ड तानाशाही से भरा हुआ था। ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, जब तक जो राइटर थे वो यथार्थ रूप में नहीं आ पाए, या बुक्सें जब नहीं थी, उससे पहले का समय कैसा था, भयानक था और तानाशाही से भरी हुई दुनिया थी, ठीक है। निरंकुश जो था राज शासन था, ये यहाँ पर बताया गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या था कि लोग बुक्स को पढ़ने के बाद लोग रीतियों पर बिलीव नहीं करते थे कि क्या कस्टम है, इस पर बिलीव नहीं करते हैं, लोग रीज़न मांग रहे थे, लोग तर्क करने लगे थे। ऊपर आपने इस चीज़ पर बात आपने देखी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। देखिए फ्रेंच की बात करी गई है कि कैसे प्रिंट कल्चर के थ्रू फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या लिंक है। कह रहा है कि कई सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंट कल्चर ने ही, जो प्रिंटेड बुक्स आई, उसने ही ऐसी कंडीशन क्रिएट करी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या हम इसका कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, कैन वी मेक सच कनेक्शन। कह रहा है 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड। कह रहा है कि हम इसको इस टॉपिक पर डिस्कस 3 कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। पहला तो ये है कि जो प्रिंट था उसने कहीं ना कहीं जो भी फिलोसफर थे उनके आइडियाज़ को क्या किया है, पॉपुलराइज किया, ठीक है। और थिंकर्स को एलाइटमेंट किया, उद्दीप किया मतलब कि, और कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइड द क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द ट्रेडिशन, ठीक है। सुपरस्टिशन, देखो सुपरस्टिशन क्या होता है, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, एंड डेपोस्टिज्म और तानाशाही, इन दोनों के ऊपर क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया था बुक्स ने। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन द कस्टम। वो लोग आर्ग्यू करने लगे कि हमें कस्टम, रीति के हिसाब से नहीं चलना, क्या रीति चलती आ रही है, क्या जो थी प्रथा चलती आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करता। आज हमें क्या चाहिए, वो रीजन मांगने लगे, तर्क करने लगे और डिमांड करने लगे थे एवरीथिंग जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। हर चीज़ को तर्क के बिहाफ पर जज किया जाना चाहिए, और ठीक है ना, न्याय संगत होना चाहिए, रैशनलिटी,
ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अटैक किया सेक्रेड अथॉरिटी, जो कि पवित्र चर्च की जो अथॉरिटी थी और ये उसकी डेपोस्टिक पावर थी, उस पर भी उन लोगों ने अटैक किया, मतलब कि कमेंट किया और उसको ख़त्म, एरोडिंग द लेगिमेसी ऑफ द सोशल ऑर्डर और जो ट्रेडिशन जो कस्टम थे उस पर उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से उसको समाप्त किया। राइटिंग ऑफ वॉल्टेयर एंड रूसो वर रीड वाइडली, लोग रूसो और वॉल्टेयर को बहुत अधिक मात्रा में पढ़ने लगे, उनकी बुक्स को, उनकी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, दोज हु रीड बुक्स, उन्हों जो लोग बुक्स को पढ़ते थे वो एक नई तरीके से दुनिया को देखने लगे। ठीक है, और जो पुरानी प्रथाएं उस पर क्वेश्चनिंग करने लगे, ये सारी चीज़ें। सेकेंड रीज़न क्या दिया है कि प्रिंट क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट जब लोग बुक्स वगैरह पढ़ने लगे तो वो दुनिया को दूसरी नज़र से देखने लगे, उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस चलने लगे, तो इसने एक नया माहौल तैयार कर दिया था जिसमें लोग आपस में डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, एक दूसरे पर डायलॉग मारते थे। ठीक है, ऑल द वैल्यू नॉर्म इंस्टीट्यूशंस वर रीएवैल्यूएटेड, जितनी भी चीज़ें उस टाइम पर चल रही थी, चाहे वो चर्च हो, चाहे जितने भी हमारे कस्टम्स हों, नॉर्म्स हों, या लाइफ को जीने के तौर तरीके हों, उन सब पर फिर से रीवैल्यूट होने लगा, मतलब लोग फिर से उनको चेक करने लगे या उनमें जो भी गलतियां थी उस पर डिस्कस करने लगे। ठीक है, और रिकॉग्नाइज करने लगे, क्वेश्चन मार्क करने लगे एग्जिस्टिंग आइडिया एंड बिलीफ पर, जो पहले से जो बिलीफ हैं, जो एग्जिस्टिंग आइडिया हैं उन पर क्वेश्चन मार्क करने लगे। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया और सोशल रिवोल्यूशन कम इनटू बिगिन, और यहीं से लोगों के अंदर जब ये नए आइडियाज़ आने लगे तो इन्हीं से सोशल रिवोल्यूशन आया, सोशल चेंज आया, बदलाव आना शुरुआत हो गई। थर्ड रीजन क्या दिया, देखिए थर्ड दिया है, बाय द 1780s देर वॉज द आउटपोर्चिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड द क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। अब देखिए कि कह रहा है कि 1780 में जो लिटरेचर था, जो प्रिंटेड मटेरियल था, वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होने लगा, प्रोड्यूस होने लगा, और ज़्यादातर जितने भी प्रिंटेड मटेरियल हुआ करते थे वो जो रॉयल्टी थी, जो राजशाही घराना था या किंग था, उसकी मॉरलिटी पे क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, और इन द प्रोग्रेस ऑफ इट रेज्ड, और ये धीरे धीरे रेज होने लगा, बढ़ने लगा, लोग क्वेश्चन करने लगा अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जैसे कि फ्रांस में तीन ऑर्डर में, तीन एस्टेट में बटा हुआ था, लोग इस पर क्वेश्चन मार्क करने लगे। ठीक है, कार्टून्स बनाने लगे, कैरिकेचर्स बनाने लगे, सजेस्टेड दैट मोनार्की रिमेन्ड द एब्जॉर्ब्ड बाय ओनली द सेंसुअल प्लेजर, और लोग इस पर कहने लगे कि जो मोनार्की है वो केवल अपने सेंसुअल प्लेजर के ऊपर ही ध्यान देती है, और उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है सारी चीज़ों को, और वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और जबकि जो कॉमन पीपल है वो क्या कर रहा है, सफ़र्ड कर रहा है इमेंस हार्ड से, एक बहुत बड़ी विशाल समस्याओं का सामना कर रहा है जो आम आदमी है। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लीड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की, और लोग मोनार्की के अगेंस्ट होने लगे धीरे धीरे। और हाउ डू वी लुक दीज आर्ग्यूमेंट, कह रहा है कि आइए देखते हैं हम कैसे इसको देख सकते हैं, ये देखते हैं। कह रहा है दिस कैन नॉट बी डाउट दैट द प्रिंट हेल्प द स्प्रेड द आइडिया, कह रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंट के थ्रू आइडियाज स्प्रेड हुए, लेकिन कह रहा है बट वी मोस्ट रिमेंबर दैट द पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर, कह रहा है हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग केवल एक ही टाइप का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे, वो तो अलग अलग टाइप की बुक्स को पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ वॉल्टेयर एंड रूसो दे वर ऑल्सो एक्सपोज्ड टू मोनार्चिकल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे थे। ठीक है, जो चर्च का प्रोपोगेंडा है या जो मोनार्की का प्रोपोगेंडा है, दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड एंड सॉ, उन्होंने जो चीज़ देखी और जो चीज़ पढ़ी उससे तुरंत वो लोग क्या हो गए, एकदम से इंस्पायर नहीं हुए कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ कही गई है, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बात की गई कि केवल रूसो और वोल्टेयर दे इफ दे रीड the idea of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. ठीक है, they were not influenced directly everything they read or saw,
वो डायरेक्टली जिस चीज़ को देखते थे, ये लोगों की बात हो रही है, या जो चीज़ वो पढ़ते थे ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे उस चीज़ से। दे एक्सेप्टेड सम आइडिया एंड रिजेक्टेड अदर, उन्होंने कुछ आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और कुछ को रिजेक्ट किया। दे इंटरप्रेट थिंग्स देयर ओन वे, उन्होंने चीज़ों को इंटरप्रेट किया, समझा आपस में अपने तरीके से। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, प्रिंट ने डायरेक्टली उनके माइंड को शेप नहीं दिया, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। हाँ, प्रिंट ने ये काम जरूर किया कि उनको उनके सोचने को अलग तरीके से सोचने के लिए उनको एक रास्ता दिया। जैसे कि आज यूट्यूब पर या नेट पर हर चीज़ सही नहीं होती है बेटा, है ना। हर चीज़ पर आप भरोसा नहीं करते हैं, आप पहले चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। आप देखते होंगे किसी भी राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आप विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया को की साइट पर जाके आप पहले चेक करते हैं कि ये बात सही नहीं है। कई सारी फेक चीज़ें चल रही हैं नेट पे भी, सेम यही बात किया जा रहा है कि उस टाइम पे भी प्रिंट में भी यही चीज़ें थी। कई चीज़ें अच्छी लिखी जाती थी, कहीं बेकार लिखी जाती थी। जो लोग चीज़ों को पढ़ते थे वो खुद से इंटरप्रेट करते थे। ऐसे नहीं कि जो बुक पढ़ी उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक्शन लेने स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले वो बुकों को पढ़ते थे, इंटरप्रेट करते थे। यहाँ पर एक स्केच दिखाया गया देखिए, जिसमें ऊपर मोनार्की या जो रॉयल पावर है वो देखिए इंजॉय कर रहे हैं नोबल पर्सन, और नीचे देखिए हार्डशिप दिखाई गई है, कॉमन आदमी देखिए मेहनत कर रहा है, और कई सारी समस्याएं इसमें दिखाई गई हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो 4th टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।